पढ़ रहे थे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, दिस इज द अभिलंब, इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये हमेशा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा। ये पूरा 90 डिग्री मान लेते हैं, पॉइंट P है, नहीं मान लेते पॉइंट P है और पॉइंट M, ठीक। और ये सतह क्या है? B है, A और B, तो एंगल MPB, कोण MPB कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ठीक इसी प्रकार से MPA, एंगल MPA ये भी हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि इसीलिए होता है, अभिलंब होता है ये कि जो भी सतह, किसी भी सतह के परपेंडिकुलर, अगर एक रेखा खींच दें तो वह उस सतह की परपेंडिकुलर, उस सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा अभिलंब हो गया जो इस सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। पहला नियम तो हम लिखते हैं, पहला नियम होता क्या है इसका? परावर्तन का फर्स्ट नियम, परावर्तन का प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर तल से क्या मतलब होता है? तल से मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, जैसे एक्स, जैसे हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 3D में, इन दिस 3D में क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है एंड जेड एक्सिस में होता है। तो यक्स और जेड, यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर के एक तल बनाते हैं, दिस इज द तल 1 होता है। और यक्स और जेड मिलकर के क्या बनाते हैं? तल 2 बनाते हैं। और तीसरा वाई और जेड मिलकर के तल 3 बनाते हैं, दिस इज द वाई जेड तल। और ये हमारा यक्स जेड तल हो गया, और ये हमारा क्या? यक्स वाई तल। कहने का मतलब है कि तल तब बनेगा जब दो एक्सिस किसी पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे, तो क्या बनता है? एक प्लेन बनता है, एक तल बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अभिलंब जो भैया, ये पूरा डायरेक्शन ये वाई एक्सिस में है, और ये यक्स दर्पण जो रखा है, दिस इज द यक्स डायरेक्शन में रखा है, और ये वाई एक्सिस, किरण भी तो वाई एक्सिस से ही आ रही है ना, तो ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मिल करके एक पूरा तल बना है। तो वही बात कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो जो अभिलंब होता है, अभिलंब आपतित किरण के साथ, ठीक, ये हमारा क्या है? अभिलंब है, दिस इज द अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है, ये अभिलंब इस आपतित कोण के साथ, आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपतन कोण, इसे एंगल आई कहते हैं। और यही अभिलंब इस परावर्तित किरण के साथ, जब प्रकाश की किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब जो अभिलंब परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण या एंगल आर कहा जाता है। दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? कि अभिलंब परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन का दूसरा नियम ये कहते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के
बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, ये हुआ हमारा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हुआ कि परावर्तन का नियम। किसी भी सतह से जब प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, टकराने के पश्चात परावर्तित है, तो वहाँ पर कौन सा नियम फॉलो होता है, क्या सिचुएशन बनते हैं। दीज आर द टू सिचुएशन। पहला होता है कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तरह में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, इस सिद्धांत पर, दूसरे नियम पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमारा एक दर्पण है, ठीक, और प्रकाश की किरण आती है, तो दर्पण के साथ प्रकाश की किरण आती है। एक प्रकाश की किरण है जो दर्पण किसी, दिस इज द मिरर है, ठीक, मिरर है एम एन, और ये कुछ ऐसा बनाते हैं। प्रकाश की किरण आई, सीधा नहीं बनता, प्रकाश की किरण आई ऐसे, इस एंगल, ये प्रकाश की किरण ए है पॉइंट, और ये पॉइंट बी है, इस एंगल के साथ, ठीक, इस एंगल के साथ 60 डिग्री बना रही है, और फिर ये टकरा के इधर चली जा रही है, ठीक, 60 डिग्री बना रही है। दूसरा प्रकाश की किरण, यही प्रकाश की किरण टकराती है, ए भी टकराती है बीसी माध्यम में, बीसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल आई तथा एंगल आर फाइंड कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरण ए बी प्रकाश की किरण दर्पण एम एन के पॉइंट बिंदु बी पर टकराकर बीसी डायरेक्शन दिशा में लौट जाती है, तो आपतन तथा परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन तथा परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम जानते हैं, अभी हमने क्या कहा कि जो अविलंब, ये हमारा क्या है, ए बी डी, बी डी क्या है, अविलंब है। ठीक, इसी में पहले समझ लेते हैं ये अविलंब है। अभी हमने देखा कि अविलंब जो होती है वो दर्पण के साथ, दर्पण की सतह, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पूरा कितना है, 90 डिग्री का है, और हम देख रहे हैं कि दिस इज द 60। ये जो आपतित किरण है, ये दर्पण की इस सतह के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल आई और एंगल आर हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर ये 90 अंश का कोण बनाती है, तो इस 90 डिग्री को एंगल बी एम एंड एंगल डी बी एंड एम, एंगल डी बी सोल्यूशन देखते हैं कि हमें पता है कि एंगल डी बी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ए बी और एम, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा क्या है, जो प्रकाश की किरण, आपतित किरण इस सतह के साथ, एम बी सतह के साथ जो बना रही है वो कोण है 60 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है। तो ठीक, पूरा लगाते हैं हम इस एंगल को और इस एंगल को, एंगल ए बी एम प्लस एंगल ए बी डी को 90 डिग्री के इक्वल कर देते हैं, अभी मिल जाएगा एंगल आई का मान। ठीक, एंगल ए बी एम प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री बना रहा है। हमने अभी बताया था
पिछले लेक्चर में कि जो अभिलंब होता है वो दर्पण की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ए बी एम कितना है, ए बी एम इज 60 डिग्री प्लस ए बी डी, तो हमारा क्या है, ए बी डी एंगल आई है, एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल आई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल आई। एंगल आई में एरिया कितना, 30 डिग्री। ठीक, अब हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से, अब परावर्तन का नियम हमें परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज इक्वल टू द एंगल आर की। यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल आई भी मिल गया, एंगल आर भी मिल गया, और ये भी देख रहे हैं कि दोनों कोण आपस में बराबर है, जो परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, वो भी हमें मिल भी रहा है। एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब हम पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। परावर्तन जो परावर्तन के लिए जरूरी भी है, और हम ये पढ़ेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, फिर उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे अवतल दर्पण आएगा, उत्तल दर्पण आएगा। तो शुरू करते हैं कि गोलीय दर्पण। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक, पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं वो हो चुका। उसके बाद हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो सिंपली सी बात है, जो हम पढ़े थे कि दर्पण किसे कहते हैं, उसमें पढ़े थे कि जो पदार्थ प्रकाश के परावर्तन के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण, गोलीय दर्पण, उदर्पण। जैसे मान लेते हैं गोलीय दर्पण, यहाँ से शब्द से ही पता चल रहा है कि गोलीय मतलब गोल, स्फेरिकल, ऐसा दर्पण जो स्फेरिकल हो। ठीक, अगर कोई दर्पण है जो स्फेरिकल है, कुछ इस तरह से है या इस तरह से है या फिर थोड़ा इस तरह से है, हम देख रहे हैं ये तीनों अगर मान लेते हैं कि दिस इज द दर्पण, मान लेते हैं कि क्या है, ये हमारा दर्पण है, तो हम सीधी सी बात करके हमें इस स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, ये जो कटा हुआ है इसे पता चल रहा है कि ये किसी गोले से, ऐसे जैसे मान लेते हैं जैसे किसी गोले से काट करके बनाया गया है। हम ये तीनों दर्पण, तीनों देखिए, ध्यान से देखिए, पता चल रहा है सीधी सी बात कि इसको किसी गोले से काट करके बनाया गया है। तो गोलीय दर्पण, कोई पूछता कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कि तब हम कहेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, इसमें परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, इसमें परावर्तक पृष्ठ ये है। ठीक, जो सतह चिकना तथा चमकदार होता है वही हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। दर्पण चाहे जिस तरह से हो, चाहे गोलीय दर्पण हो या समतल दर्पण हो या चाहे जैसा दर्पण हो, जो सतह परावर्तक और चमकदार होता है वही हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, और उसी वही उत्तरदायी होता है प्रकाश के परावर्तन के लिए। इसमें देखें परावर्तक सतह ये है। इसमें अगर बात करें, इसको ऐसे भी थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, तो हम देखेंगे इसमें भी क्या है, परावर्तक सतह कुछ ऐसा है। ठीक, ये तो यही होता है हमारा गोलीय दर्पण की, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। परिभाषा इसका यही होता है। ठीक है, परिभाषा पहले लिख देते हैं फिर और बताते हैं। ऐसा पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है
उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये किसी कांच के खोखले गोले का, ये मान लेते हैं कि कोई कांच कोई भी दर्पण का, किसी दर्पण जैसे किसी पदार्थ का कटा हुआ भाग है। ठीक, ये यहीं से ऐसे काट करके इसको बनाया गया है और प्रकाश की किरण, ये परावर्तक सतह, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही, टकरा के जा रही है। ये हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्यों? क्योंकि इसका जो देखो परावर्तक पृष्ठ है, दिस इज द परावर्तक रिफ्लेक्टेड प्लेन है और ये परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। ठीक, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बाहर से भी परावर्तन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हम बता रहे हैं कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। हम दोनों में देख रहे हैं कि ये पूरा गोला है, एक पूरा गोला है और इस गोले को पूरे को काट करके क्या बनाया गया है? गोलीय दर्पण बनाया गया है। इसका परावर्तक पृष्ठ गोल है और इसका भी परावर्तक पृष्ठ गोल ही है, इसीलिए हमारा क्या है? गोलीय दर्पण है। अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तथा ये दोनों गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसके बारे में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले, तब तक आगे बढ़ते हैं। वह वीडियो पॉज करिए और नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला अवतल दर्पण। ठीक, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। अब इसकी परिभाषा किसे कहते हैं? जैसे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण। देखिए अब हम जब डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। इससे पहले था, जब तक था कि हम केवल गोलीय दर्पण की बात कर रहे थे, उसमें सीधी सी बात कह दे रहे कि ये दर्पण है। कैसा दर्पण? ये दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि गोलीय दर्पण का प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें किसी स्पेसिफिक दर्पण, गोलीय अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो वह गोलीय दर्पण लिखना जरूरी है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ तल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ तल होता है और उभरा हुआ तल पर पेंट किया रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा। नीचे लिखते हैं, अभी डिफिनेशन लिखने के काम आएगा। हम यहाँ से बता देते हैं कि गोलीय अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ये हमारा क्या है? ऐसा दर्पण। ठीक, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये ए मान लेते हैं, ये एम और एन। ठीक, ये तो हो गया गोलीय दर्पण। ठीक, ये हमारा क्या है? गोलीय दर्पण है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है? तो हम ध्यान देंगे कि जिस तरफ से प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी दबे हुए तल से, अगर प्रकाश की किरण दबे हुए तल पर आपतित हो रही है और इस दबे हुए तल से परावर्तित होकर पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है, तब हमारा कौन सा दर्पण होगा? तब ये अवतल दर्पण होगा। ठीक,
तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुआ भाग होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। पॉइंट ए, ये बी है, ए बी रेखा है जो पॉइंट पी पर आके आपतित हो रही है और फिर यहाँ से पी से परावर्तित पॉइंट पी से टकराने के पश्चात इस डायरेक्शन में लौट जाती है। ये हमारा क्या हुआ, ये किस दर्पण से हो रहा, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो दबा हुआ भाग है। ठीक, तो अवतल दर्पण की परिभाषा लिखते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ भाग या आंतरिक भाग होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। इसका फिगर देख लेते हैं हम, एक अच्छा सा। ए बी सी, ठीक, फिर दूसरा किरण आया, कोई किरण यहाँ आया, यहाँ से ऐसे टकरा के चला गया, ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण हुआ। ये भी डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। फिर दूसरा प्रकाश की किरण आया और इस माध्यम से ऐसे आया और टकरा के निकल गया, इस माध्यम में ये हमारा एफ हो गया, ये मान लेते हैं एफ जी और एच, एफ जी और एच, ठीक, ये इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या आंसर, द अवतल दर्पण हुआ। अच्छा, अब यहीं पर थोड़ा सा अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि ये करता क्या है। इस अवतल दर्पण को, ठीक, इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इस अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसी को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अच्छा, अभिसारी का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक, जब प्रकाश की किरणें ऐसा दर्पण या सबसे पहले अभिसारी किरण की बात करें तो अभिसारी किरण से आया है अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी किरण, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही पॉइंट पर जा करके मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं। और उस अभिसारी किरण को, जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण, ठीक, मिटाते हैं इसको, अगर किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें ऐसे ढेर सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये जाकर के किसी एक पॉइंट पर, ये यही पॉइंट पर जाकर के ऐसे मिल रही हैं, सभी प्रकाश की किरणें इसी पॉइंट पर जाकर पॉइंट पी पर मिल रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे कि इसे हम कहेंगे अभिसारी किरण है, ये अभिसारी किरण। अब इस अभिसारी किरण को जो दर्पण केंद्रित करता है इस पॉइंट पर, इस अभिसारी किरण को एक पॉइंट पर जो दर्पण केंद्रित करता है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये जो अवतल दर्पण होता है ये अभिसारी दर्पण की तरह काम करता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को, जब प्रकाश की सारी किरणें किसी अवतल दर्पण से टकराती हैं तो ये जाकर के किसी एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। जैसे प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराई और यहीं पर जाकर के टकराई और यहाँ चली गई, ठीक, दूसरी किरण आएगी वो भी ऐसे मिलेगी और यहीं कहीं जाकर के ऐसे एक ही पॉइंट यहीं पर कटेगी। फिर तीसरी किरण आती है, वो भी टकराती है, टकराने के पश्चात इसी पॉइंट पी पर जाके मिलती है। तो अवतल दर्पण क्या कर रहा है, अवतल दर्पण इस अभिसारी किरण की भांति सबसे आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहा है और परावर्तित करके एक ही पॉइंट पर केंद्रित कर रहा है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं,
तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी बाइक में, मोटरसाइकिल में, चार पहिया वाहन जैसे बोलेरो हो या बाकी कोई भी चार पहिया वाहन हो गया, उन सब में टार्च लाइट भी हो गया, उन सब में क्या हो, जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक, आप लोग देखते होंगे कि जब बाइक चलाते होंगे रात में, उसकी सारी प्रकाश की किरणें किसी एक पॉइंट पर जाकर के ऐसी मिलती है, एक छोटा सा केंद्र जैसे गोलीय पृष्ठ बनाती है, जो ऐसा लगता है कि किसी एक पॉइंट पर जाकर के केंद्रित कर रही है। तो वो ऐसी उसी इसीलिए होता है क्योंकि उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, और अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण की तरह कार्य करता है, जो बाइक स्रोत से, उसके बल्ब से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणों को जाकर के एक ही पॉइंट पर केंद्रित करती हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो टार्च लाइट होता है, टार्च लाइट में भी अवतल दर्पण लगा होता है, जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करती हैं। ये तो हो गई हमारी बात, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। कोई पूछे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं या अभिसारी दर्पण क्या होता है, तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की सभी किरणों को एक ही पॉइंट पर जाकर के केंद्रित कर देती हैं। ठीक, टकराई ऐसे आ रही हैं, जा रही हैं। एक छोटा सा अच्छा से फिगर बना देते हैं इसका। ये क्या हमारा अवतल दर्पण, दूसरा पॉइंट अभिसारी या अवतल दर्पण। ठीक, पॉइंट पी पर तीनों किरणें जाकर के एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, इसलिए इसको, ये हो गया हमारा अभिसारी दर्पण। इसका उपयोग लिख लेते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की त्रिज्या, वक्रता, केंद्र को दोनों में अभी बता देंगे। जैसे एग्जाम्पल, टार्च लाइट, दूसरा वाहनों में अग्रदीपों के रूप में, वाहनों में के रूप में, सोलर कुकर में, आदि। ये क्यों किया जाता है, इन सब में टार्च लाइट वाहनों में अग्रदीपों के रूप में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, जिसे अभिसारी किरण या अभिसारी किरण कहते हैं, और वह दर्पण जो प्रकाश की किरण को केंद्रित करता है उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, इसीलिए इन सब में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भी पढ़ना कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। जिसे कॉन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने देखा इसमें परिभाषा कि ऐसा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण में देखे थे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दबा हुआ या आंतरिक भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक उसी का उल्टा अगर हम कर दें, भाई हमने देखा था कि जब गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे तो देखे थे एक पृष्ठ अंदर था, एक पृष्ठ बाहर था। ये पृष्ठ हमारा क्या होता है, आंतरिक पृष्ठ होता है, और ये पृष्ठ क्या होता है, बाहरी पृष्ठ होता है। हमने जब आंतरिक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाया, ठीक, हमने जब आंतरिक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाया तब वो बन गया अवतल दर्पण। अब अगर हम इसी
दर्पण की, इसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दें और आंतरिक पृष्ठ को पेंट कर दें, तब ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण की डेफिनेशन में हम लिखेंगे सीधी सी कि वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ या बाह्य भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ या बाह्य भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे ये दर्पण हो गया और इस तरफ हम आंतरिक बाह्य पर क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, और इसके बाह्य भाग से प्रकाश की किरण आ रही है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, तो ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण हुआ, ये क्या हमारा उत्तल दर्पण हुआ। ठीक, इसी प्रकार जैसे अभी हमने देखा थी कि इसको उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। जैसे उत्तल दर्पण में देखे थे कि इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए पूरा उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरण को प्रसारित करता है। जैसे प्रसारित करता है, इसको लिख लेंगे हम, इसको मिटा कर तब आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण क्या करता है कि उत्तल दर्पण से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, उत्तल दर्पण से आने वाली प्रकाश की किरणें टकराती हैं और टकराने के पश्चात फैल जाती हैं। जैसे टकराने के पश्चात क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ये प्रकाश की किरण को केंद्रित नहीं करती हैं। कोई प्रकाश की किरण टकराया और टकराने के पश्चात कुछ इधर आ गया, फिर से एक नया प्रकाश की किरण आया, टकराने के पश्चात फिर से इधर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण, ये क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, और ये क्या कर रहा है कि आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात प्रसारित कर देगा। देखिए पूरा कहीं भी इतना ज़्यादा एरिया ले रहा है, कहीं भी किसी एक पॉइंट पर केंद्रित नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग होता है जो वाहनों में साइड मिरर के रूप में अपने पीछे की दृष्टि को देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है, भाई देखिए सीधी सी बात है, हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, और इस पर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात काफ़ी दूर जा रही हैं।
कोई प्रकाश की किरण यहाँ मान लेते प्रकाश की किरण यहाँ से स्टार्ट हुई, एक प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के पश्चात काफ़ी दूर चली गई, फिर दूसरी प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण टकरा रही है, फिर ऐसे इधर की तरफ आ रही ज़्यादा दूर, फिर से एक नई प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के पश्चात काफ़ी दूर में। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो कवरिंग एरिया है आपतन और परावर्तन के बाद इसका जो कवरिंग एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो काफ़ी दूर तक और काफ़ी ज़्यादा दृष्टि से काफ़ी एरिया में जो वस्तु रखा होगा वह वस्तु पीछे होगा उसका सबका प्रतिबिंब एक साथ बना लेगा, क्योंकि इसका कवरिंग एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जिससे हमें काफ़ी दूर तक और काफ़ी ज़्यादा दृश्य क्षेत्र में आने वाले वाहनों का प्रतिबिंब ये बना सके और हम देख सके, दुर्घटना होने से बच सके। यही रीज़न होता है कि इसका प्रयोग किया जाता है साइड मिरर पे। ठीक, तो ये तो हमारे इसको अपसारी दर्पण क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, ये तो हुआ रीजन। इसका एक एग्जाम्पल इसका उपयोग ले लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, साइड मिरर में करते हैं, वाहनों में। वाहनों में साइड मिरर, पीछे के दृश्य को देखने के लिए करते हैं, देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, अवतल और उत्तल दर्पण अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से इन अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हो गई, कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। जैसे उन परिभाषाओं के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या हमने अभी बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल हो या चाहे अवतल हो। ठीक, ये कौन सा दर्पण है, दिस इज द अवतल दर्पण जिसमें हम पेंट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। और इस ये दर्पण ये दर्पण कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, और ये दर्पण अवतल है। अब हम देख रहे हैं इसमें कि ये किसी गोलीय दर्पण का, ये दोनों दर्पण, ये और ये दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ ये भाग है। किसी भी गोलीय दर्पण को काट करके जो गोलीय गोलाकार रहा होगा, पूरा गोला रहा होगा, उस कर को उसको काट करके ये दर्पण बनाए गए हैं। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये दोनों किसी भी गोले को काट करके बनाया गया है। तो अब इस जिस गोले को काट करके ये बनाया गया है उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या रहेगी। ठीक, मान लेते हैं इसी गोले को काट करके बनाया गया है, इसका तो कुछ ना कुछ त्रिज्या रहा होगा, और त्रिज्या होने के साथ साथ इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। तो ये जिसका तो क्या होगा, यही त्रिज्या इसकी भी होगी, जो त्रिज्या इस पूरे गोले का होगा। अब भाई इसको चाहे यहाँ से काटें या इसको यहाँ से काटें, चाहे जहाँ से काटें, इसकी त्रिज्याएं तो सेम होंगी ही, चाहे जितना पार्ट इसका इसे पूरा पूरा कर दें, इसकी जो त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी, चाहे जितने पार्ट ऐसे करें। तो ठीक उसी प्रकार से इससे जिस गोले से काट करके बनाया गया, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या जिस गोले का कटा हुआ भाग है वो सेम होगी, इसका केंद्र भी सेम होगा। तो इन सबको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की त्रिज्याएं कहते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसके केंद्र को, गोलीय दर्पण को जो केंद्र होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक, चलिए गोलीय
गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं लिखते हैं, से संबंधित परिभाषाएं। पहला, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का, जैसे हमने अभी बताया था कि गोलीय दर्पण जो होता है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण को हम देख रहे हैं, ये जो हमारा अवतल दर्पण, इसको देख रहे हैं कि किसी गोलीय दर्पण से, किसी कांच की खोखले गोला, इतना बड़ा खोखला गोला रहा होगा, या रहा होगा, ये कांच का कोई गोला रहा होगा, और इस गोले को यहाँ से ऐसे काट करके बनाया गया, इतना दर्पण बना दिया, इसको छोड़ दिया गया है, इस वाले सरफेस को, इस वाले पार्ट को छोड़ दिया गया, और इतने को क्या बना लिया गया, अवतल दर्पण बना गया। तो हम अब इसकी यहाँ से रेडियस आर है, ठीक, मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है, दिस इज द सेंटर, और ये भी आर है, ये रेडियस आर है। हम जानते हैं कि किसी भी गोले की जो रेडियस होती है वो हर एक पॉइंट पर समान होती है, क्या होती है, हर एक पॉइंट पर समान होती है। अब इसको चाहे यहाँ से काटे होते, चाहे यहाँ से काटे होते, चाहे यहाँ से पूरा पूरा काटे होते, ये जो दर्पण वाला पार्ट होता है उसकी रेडियस और इस पूरे गोले की जो रेडियस है ये सेम होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर किसी गोले की रेडियस ले लेते हैं, जैसे ये एक पूरा गोला है और इस गोले से ये रेडियस हर जगह समान होगी, है, दिस इज द आर एंड दिस इज द आर, पूरा हर एक पॉइंट पर समान होगी। तो चाहे इसको पूरा ऐसे काट करके हम अलग ही क्यों ना कर दें, ये रेडियस तो हमारा समान ही रहेगा, ठीक। तो इसी रेडियस को, दर्पण के इसी रेडियस को, भले ही इसको काट करके जिससे दर्पण बनाया गया, जिस गोले को काट करके दर्पण बना दिया गया, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। भाई हमने ये पूरा गोला था, इस गोले को काट करके दर्पण बनाया है, तो उसकी त्रिज्या को, कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। पहले डेफिनेशन लेते हैं तो वो बताते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये कोई गोला था, ठीक, ये पूरा एक वृत्ताकार कांच का खोखला गोला है, हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिए और कट करके इसको बना दिए दर्पण, बाहर से हमने पेंट करके इसको अवतल दर्पण बना दिया है। अवतल दर्पण, जब इसको हमने अवतल दर्पण बना दिया तो इसकी जो रेडियस होगी, इसी रेडियस, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो हम चाहे इसकी रेडियस कहें, इसकी रेडियस कहें, लेकिन परिभाषा बनाने के लिए हमें भाई तो याद करना है कि इसकी जो रेडियस है, वक्रता त्रिज्या की जो रेडियस है वो, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसकी परिभाषा यही होगी। तो हम तो यही कहेंगे ना कि जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला बात है, ये हो गया। इसके बाद में हमें पढ़ाना है कि वक्रता केंद्र, इसके बाद अगला डेफिनेशन आएगा वक्रता केंद्र।
तो हमें केवल बस एक पॉइंट जोड़ना है कि कांच का खोखला गोले गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, ये पूरा गोला था, हमने इसको काटा और इसको दर्पण बना दिया, इसके केंद्र को, इस पूरे गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, उसको डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। पहला क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का, कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ खोखले, जिस कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या हुआ, कोई गोला है, ठीक, कोई गोला है, ये अभी क्या है हमारा रेडियस आर है और दिस इज द सेंटर, ठीक, सेंटर है। अभी गोला है, इसको काटना है, हम इसको क्या किए, यहीं से ऐसे काट करके दर्पण बना दिए, हम इसको क्या किए, इसको काट करके दर्पण बना दिए। अब इस दर्पण की जो केंद्र होगी, ये दर्पण हमने जो बनाया है, ये दर्पण इसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसके केंद्र को, इस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। बहुत आसान सिंपल सी बात है भाई, इसी कांच के खोखले से कट करके ये हमारा दर्पण बना है, तो इसका केंद्र और इसका केंद्र दोनों सेम होगा, इसलिए दर्पण का वक्रता केंद्र यही हो गया जो इसका रहा। ठीक, ये तो हो गया कांच का खोखला केंद्र। अब हम पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या दर्पण का ध्रुव पढ़ते हैं। अभी छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं केवल, आसान, तो इन सबको लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो ये सब भूल जाएंगे, और डेफिनेशन जब बोलते हैं तो समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि इसी से हमारा बेस बनता है, इसलिए बेस बनाने के लिए डेफिनेशन और सूत्र बहुत ज़रूरी होता है याद करना। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस बाद में बताएंगे, हम दर्पण का ध्रुव बताते हैं आपको, दर्पण का, गोलीय दर्पण का तीसरा डेफिनेशन क्या है, गोलीय दर्पण का ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन अब हम अगर पूरा अलग बना दें, एक दर्पण ही बना देते हैं, ये पूरा दर्पण है, ठीक। अब इस दर्पण का केवल यही इतना पार्ट, हम इसकी पूरे पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम हटाते हैं कि पूरा दर्पण जो है ये खोखले गोले को हटा दिए, हम केवल इस दर्पण की बात करें तो इस दर्पण का भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस के अनुसार कहीं ना कहीं इसका भी केंद्र होगा, इस दर्पण का भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो दर्पण के केंद्र को, ठीक, दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि उसके खोखले गोले के केंद्र को क्या कहा जाता था, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता था। ठीक इसी प्रकार से जो दर्पण का हमारा जितने पार्ट से, जितने डिस्टेंस से उधर प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तित हो रही है, आ रही है और परावर्तित
हो रही है, उन सब की पूरे रेडियस के केंद्र को, ये पूरा रेडियस अगर इसका बात करें तो ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया के जो केंद्र होगा उसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग, मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु या केंद्र को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये क्या हमारा, हम इसको बना रहे हैं अवतल दर्पण, इसको क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, ये एम है और पॉइंट एन है, एक पॉइंट, ये दोनों क्या है, एम एन पॉइंट है, इसका केंद्र कहीं ऐसा होगा, इसके इस दर्पण का, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कहीं इस पॉइंट पर लगभग होगा, क्योंकि देखें ये रेडियस समान और ये रेडियस समान है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉइंट पी, इसे पोल से ये हमारा क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक, दर्पण का ध्रुव, और ये यहाँ से यहाँ तक हम देखे थे रेडियस, दिस इज द रेडियस आर हो गया, और इसे क्या कहा था, सी कहा था, सेंटर, जिसे वक्रता केंद्र कहा गया था। ये हमारा पॉइंट सी है, वक्रता केंद्र, और ये वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से, दर्पण के ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है। ध्यान लिख लीजिएगा, दर्पण के ध्रुव को P से डिनोट किया जाता है। आज यहीं तक पढ़ते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम और भी परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि दर्पण से, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जब वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।